कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन में कंपैरेटिव मेथड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बेसिकली कंपैरेटिव मेथड वो टेक्नोलॉजी है, वो मेथोडोलॉजी है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक राज्य व्यवस्थाओं की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की और उनके जो डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं, उनकी तुलना करते हैं। और इस तुलना के बिना जिसमें हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, इस तुलना के बिना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कोई मीनिंग ढूंढ पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए कंपैरेटिव मेथड जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मूल है, जिस दृष्टि से वह अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच में एक उनके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बीच में, उनकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के बीच में कोई मतलब निकालने का हम प्रयास करते हैं। परंतु क्योंकि हम समानताएं और असमानताएं निकालने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, तभी हम किसी समानता और असमानता की तुलना कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जिस बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटेन में डेवलप हुई फॉर एग्जांपल, क्या उसी तरह से इंडिया में डेवलप हुई? क्या उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट या जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो ग्रो हुई, क्या वो सेम था? क्या एक ही टर्म फ्रीडम का मतलब ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज के एवोल्यूशन में सेम था या भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो अलग था? तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करते वक्त हमें जिन यूनिट्स का कंपैरिजन हो रहा है, उनकी जो पर्टिकुलरिटी है, उनकी जो एक अलग अस्तित्व है, जो उनका एक डिस्टिंक्ट अलग विकास है, उसको ध्यान में रखकर तुलना करनी पड़ती है। और तुलना करते वक्त, उस अलग विकास को स्टडी करते वक्त हमारे मन में पहले से कोई ऐसी प्री कंसीव्ड बायसनेस ना हो, जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आई 50s में, कि किसी एक आइडल टाइप को आप पहले ही अप्रिशिएट कर लें कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जब उसको लेकर के आप जिसको आप उतना बेस्ट नहीं देख रहे, उसको आप स्टडी करने जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में जिसकी स्टडी करने अब आप जा रहे हैं, वो पिछड़े नज़र आएंगे, वो खराब नज़र आएंगे, वो उनमें कमियां दिखाई देगी, क्योंकि आपने पहले ही किसी और को अपना आदर्श प्रतिमान मान लिया है। इसीलिए कंपैरेटिव मेथड जो है, अगर उसमें उसके जो पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं, कंपैरिजन की यूनिट्स जो हम बना रहे हैं, उनमें पहले ही बायसनेस होगी, तो वो रिजल्ट स्टैटिस्टिकल मेथड की तरह ही प्री कंसीव्ड और बायस होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट शुरू में ही फॉरगॉन है, पहले ही तय कर दिए गए। इसीलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड विशेषकर बहुत ही सोच समझ कर यूज़ किया जाना चाहिए, और इसमें हर एक यूनिट की जो एक यूनिकनेस है, उसके प्रति ओपननेस रहनी चाहिए। अगर उसके प्रति पहले से ही कोई प्री कंसीव्ड बायसनेस आएगी, तो हमारा जो ये एनालिसिस होगा, ये असल में किसी डोमिनेंट बायस को ही जस्टिफाई करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसको समझने में मुझे विनय कुमार सरकार की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिंदू जो बुक मैंने पढ़ी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिला। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब सोचें कि कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करने की क्या लिमिटेशंस हैं, और जब इसको यूज़ करते हैं हम, तो हमें जो सिमिलरिटीज़ हम ड्रॉ करते हैं या डिसिमिलरिटीज़ हम ड्रॉ करते हैं, उनका बेसिस क्या है? जो बाउंड्री हम खींचते हैं सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की, या जो कॉन्सेप्ट हम तैयार करते हैं, क्या वो अपने आप में न्यूट्रल है या कोई बायस लेके चलता है? धन्यवाद।